हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। अभी अभी मैंने आपको पॉपुलेशन समझाया है। सबसे पहली बात, इनका कहना था एक पॉपुलेशन के अंदर जो अलील्स की फ्रिक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब इनका ऐसा मानना था कि जो एलिलिक फ्रिक्वेंसी है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हम लोग लिखते हैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे, दिस प्रिंसिपल states that allele frequencies in a population always remains constant, चाहे कुछ भी हो जाए। और तो और ये बोल रहे थे कि फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर टू अनदर टू अनदर चलते चले जाएंगे तब भी वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब देखिए एक नया टर्म आप सीखेंगे, हालांकि आपको पता है, अभी अभी आपने पॉपुलेशन सीखा, द एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज इन अ कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया। तो उसी सीरीज में यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, सवाल ये उठता है कि अगर एक पॉपुलेशन है, जैसे मैंने ये समझाया आपको, जैसे मैंने ये समझाया था आपको पॉपुलेशन, तो जैसे यहाँ पे ये बर्ड्स आपको नजर आ रहा है, तो जो ये पॉपुलेशन है, तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के सारे जीन्स होंगे। तो हम लोग कहते हैं कि टोटल जीन्स एंड देयर अलील्स इन अ पॉपुलेशन, टोटल जीन्स एंड देयर अलील्स, जीन्स होगा तो उसका डबल कर देंगे तो अलील पता चल जाएगा आपको। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि एक पॉपुलेशन के अंदर जो टोटल जीन है, द सम टोटल ऑफ ऑल, बिल्कुल शॉर्टकट में बोलना है, द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज जीन पूल। हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं उसके लिए, जीन पूल टर्म यूज करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि जो पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो आगे आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव हो भी रहा है। चलिए, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, जीन पूल। Total genes and their alleles in a population is known as gene pool। बस हो गया, इतना ही सा है। सबको एक साथ ऐड कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीन पूल। तो शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, द जीन पूल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यही तो बोल रहे थे ये। तो पहले आपने जीन पूल समझा तभी तो ये स्टेटमेंट समझेंगे। अगर हम लोगों ने स्टेटमेंट लिख दिया जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्या बोलने का मतलब हुआ कि भाई एक पॉपुलेशन का जो टोटल जीन है ना, तो इनके हिसाब से क्या है कि वो हमेशा कांस्टेंट होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है नेचर में, बट इन्होंने बोला। अब हम हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो पढ़ रहे हैं, तो हम अपना कॉन्सेप्ट तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे। आपको जिनका पढ़ना होता है उन्हीं का जो स्टेटमेंट है वो फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके पास। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, इसको हम लोग जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं।
दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, हो गया ये डन। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया ये। यस मैम। अगर जैसे आप जब कभी भी किसी चीज को कांस्टेंट रखते हैं तो उसकी वैल्यू आपको जो है वो 1 पुट करना होता है। तो बोलने का ये मतलब हुआ और कंक्लूजन ये निकला इतनी देर से जो आप यहाँ पे समझ रहे हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सम टोटल ऑफ ऑल द एलिलिक फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसीज कर लीजिए इज 1। कांस्टेंट है तो हमने क्या बोला कि क्या होगा, ये 1 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको कितनी आसानी से समझते हैं। ये हो गया। मैंने आपको ना जीन और अलील का कॉन्सेप्ट जो है बहुत डिटेल में पढ़ाया था, बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था। अभी देखिए उसी सीरीज में एक और चीज हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। हार्डी विनबर्ग साहब के हिसाब से अगर आप बायनोमियल एक्सप्रेशन करते हैं तो अगर इस पी की जगह पे इसको कैसे समझेंगे, सो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे सेपरेट करके एक क्रोमोसोम और ये दूसरा, एक पे हमने जो अलील है यहाँ लिया कैपिटल ए, कैपिटल ए। दूसरे वाले पे हमने लिया, मतलब दूसरा जो है वो हमने लिया यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल ए। ठीक है, एक को हमने क्या लिया है, एक को हमने लिया है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए और कैपिटल ए। तुरंत समझ आएगा, बहुत आसान है, बहुत इजी है, क्विक। ऐसे बस देखते रहिए, तुरंत समझ आ जाएगा। दूसरे को हमने लिया है स्मॉल ए, स्मॉल ए। बात समझ आई? आपने तो खुद क्वेश्चन किया है इसके जेनेटिक्स में। तो इसका बोलने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे इस अलील पेयर को देखें तो क्या हम इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं? यस और नो? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यस मैम। लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक दूसरी बात, अगर ये जो ए स्क्वायर है तो ए को हमने ना सपोज किया ए इज पी, ए को हमने पी लिखा, ए को हमने क्या लिखा, पी लिखा। तो हम ए स्क्वायर की जगह पे पी स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। ठीक, दूसरी बात, अब ये स्मॉल ए स्क्वायर है तो स्मॉल ए को हमने माना क्यू, तो इसको हम लोग क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। यस। ठीक है, फिर उसके बाद बायनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में अगर हम याद करें तो हम लोग यहाँ पे पी, पी प्लस क्यू, हाँ, कि होल स्क्वायर को हम लोग जब इसको तोड़ेंगे तो ऐसे टूटेगा, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर में टूटेगा ये। डन। और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, अभी देखिए कितना मतलब सिंपल है ये। अभी जैसे ये इससे आपको, क्योंकि आपका जेनेटिक्स अच्छा समझा हुआ है, आपको मैंने बोला समय नहीं लगा, 1 मिनट के अंदर, विद इन अ मिनट आपको समझ आ गया। अब देखिए क्या है, कैसे करते हैं इसको, सो देखिए बायनोमियल एक्सपेंशन में आपने तोड़ा, आप जो लिखा हुआ है उसके ऊपर एनालिसिस कीजिए, आपको तुरंत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अभी अभी मैंने बोला कि कैपिटल ए वाला जो था उसको आपको स्मॉल पी सपोज करना है।
तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप हमने तो लिया ही था कैपिटल, तो हम बोलेंगे कि हम जो यहाँ पे पी स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं ना, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। फिर मैंने आपको बोला स्मॉल ए स्क्वायर को हमने सपोज करा है, या हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज स्मॉल क्यू स्क्वायर। तो हम जब स्मॉल ए ले रहे हैं, पूरे जेनेटिक्स में मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो स्मॉल ए है, जो क्या है आपके पास स्मॉल ए है, तो स्मॉल लेटर से हम सिर्फ रिसेसिव ट्रेट को लिखते हैं, याद आया? तो ये क्या हो गया आपके पास रिसेसिव ट्रेट हो गया। फिर जब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2pq, तो एक आपने कैपिटल ए लिया होगा, एक आपने क्या लिया होगा, स्मॉल ए लिया होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, ठीक है, बस एक यहाँ पे फर्क क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ये होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप होगा, बाकी हाँ यहाँ पे होमोजाइगस होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी ठीक है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो वहां पे करेक्शन करना जरूरी भी है, तो उसको हम लोग यहाँ पे होमोजाइगस बना देते हैं। ये जो इसके ऊपर ऐसे आएगा नहीं वो लिखा हुआ, तो बस यहाँ पे अगर इसको हटा भी दें, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव जीनोटाइप, तो रेसेसिव कौन सा, होमोजाइगस वाला, कौन सा, होमोजाइगस वाला, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या हो गया, ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल हो गया, क्या हो गया, ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। अब एक चीज देखिए, अब हालांकि होता तो बस 3 मार्क्स नहीं पूछा जाता है, कई बच्चे बोलते हैं मैम इसको लिखना कैसे है, हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, कैसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। आपने जो देखा ना वही लिखना है आपको, और कोई कुछ वहां पे आपको स्पेशल नहीं लिखना। पहले ही आपने बोला है द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन इज सिंपली पी स्क्वायर, जो दिख रहा है ना वो लिख के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा कि कैपिटल ए यानी कैपिटल ए स्क्वायर को आपने पी स्क्वायर लिखा है, तो वैसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। फिर आपने बोला कि जो स्मॉल ए है उसको आपने क्यू स्क्वायर लिखा है, तो वही लिख दीजिए। तो बस ऐसे आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देना है, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। समझ आया ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल? और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एक इसको भी ऐड कर देते हैं। ये रहा, चलिए लिखा हुआ तो दिख ही रहा है, थोड़ा छोटा है बस दिख रहा है। जो हमने अभी एक्सप्लेन करा है, जो आपने अभी समझा है, जब हम p प्लस क्यू के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, वी गेट p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज क्वेश्चन, what is p, the frequency of allele capital A, what's q, the frequency of allele small a, then p square is the frequency of individual capital A, then what's q square, the frequency of individual small a, then what is 2pq, the frequency of individual capital A and small a। यही बोल रही थी मैं इतनी देर से, ठीक है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया, अब ले लीजिए फाइनल एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो गया बिल्कुल? चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्ब तो जिंदगी भर करेगा, क्योंकि ऐसा फिक्स होके तो कभी, मतलब हम अगर इनके हिसाब से चलें, हार्डी विनबर्ग साहब के हिसाब से चलें, तो एक भी पर्सन जो है वो दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई भी पर्सन जो है वो उड़ीसा से मुंबई नहीं जाएगा, कोई भी, मतलब अगर पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो जीन पूल तो डिस्टर्ब होगा ना। अब कहीं से कोई माइग्रेट करके चला गया तब भी जीन पूल डिस्टर्ब होगा, नेचुरल सिलेक्शन हो गया तब भी जीन पूल डिस्टर्ब होगा, नई स्पीशीज बन गई तब भी जीन पूल डिस्टर्ब होगा। तो ये तो फिक्स कभी होगा ही नहीं और कभी हो भी नहीं सकता, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट है तो हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया, लिख लिया। अब जो जो यहाँ पे 5 फैक्टर है जो इसको डिस्टर्ब करेगा, हम लोग उसकी बात करते हैं यहाँ पे। बस आपको मैं 5 पॉइंट्स लिखवाऊंगी और
बस वही आपको जो है पूछा जाएगा, आप जानते हैं सबके बारे में। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। सबसे पहली बात, अभी अभी जो मैंने बोला कि अगर इनकी बात हम मान के चले और हम ऐसे अगर एक जगह जकड़ के बैठे रहे सोच के कि चलो भाई हमें जीन पूल तो डिस्टर्ब करना ही नहीं, तो मतलब कि कभी भी किसी भी कीमत पे जीन माइग्रेशन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता है। जीन माइग्रेशन तो होगा। तो हम लोग बस ये देख रहे हैं कि हाँ ये फैक्टर जो है ये डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट, अगर एक जगह सरवाइव करते करते एक नई स्पीशीज बन गई, फॉर्म हो गई, तो पहले वाले पॉपुलेशन का जो जीन पूल था वो डिस्टर्ब हो गया, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। अभी अभी हमने म्यूटेशन पढ़ा, इतने देर से हम लोग समझ रहे थे म्यूटेशन, सडन चेंज इन डीएनए भाई हो गया तो डिस्टर्ब हो गया। फिर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। फिर आपने पढ़ा यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन, जो पिछली क्लास या उससे भी पिछली क्लास से आप लगातार सुन रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन। और एक जो है जो आज के डे में बहुत ज्यादा परफॉर्म कराया जा रहा है, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक डिजायर्ड जीन को दूसरे होस्ट में लगा के और आप अपनी मर्जी का प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बट जो भी है, आप वहां पे एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एक्चुअली आप एक पॉपुलेशन के जीन पूल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर आप एक से दूसरे में जोड़िएगा, पहले वाले का भी डिस्टर्ब होगा, बाद वाले का भी डिस्टर्ब होगा। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। यस सर।